हेलो एवरीवन, मैं अभिराज स्नेही आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉडर्न हिस्ट्री क्लास शुरू की है, जिसमें आज हमारा 7th क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छे समझ में आए तो आप पिछले वीडियोज़ को जाकर पहले देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जिसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया। मैसूर के जीतने के बाद वो चाह रहे थे मराठा साम्राज्य पर अपना अधिकार करना। अगर हम उस समय के मराठा साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति को समझें तो ये है हमारा उस समय का प्यारा भारत। यहाँ पे था मराठा साम्राज्य, जहाँ पे आज महाराष्ट्र है उस एरिया पे मराठा साम्राज्य था। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। यहाँ पे उस समय बीजापुर था और इधर गोलकुंडा था, इधर अहमदनगर था। यहाँ बीच में दिल्ली में बैठी थी मुगल सत्ता, जिस समय मुगल शासक जो थे वो औरंगजेब थे। तो अगर हम शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक परिचय को समझे तो शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके माता का नाम जीजाबाई था। जैसा कि आपको पता है, किसी भी व्यक्ति की जो प्रारंभिक गुरु होती है वो उसकी माँ होती है। ठीक उसी तरह शिवाजी की जिंदगी में, उनके चरित्र और उनकी सफलता में उनकी माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान था। और उनके पिता जो थे उनका नाम था शाहजी भोसले, जो पूना के जागीर थे और बीजापुर के अधीन कार्य करते थे। और शिवाजी के संरक्षक, आप सैन्य गुरु भी कह सकते हैं, वो दादा कोंडदेव थे, जिससे उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और प्रशासन संबंधी शिक्षा सीखने का मौका मिला। और उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे, जिससे उन्हें राष्ट्र प्रेम, हिंदू धर्म के प्रति प्रेम सीखने का मौका मिला। और अगर हम समझे तो 1640 ईस्वी में उनका विवाह साई बाई से कर दिया जाता है, जो कि उनकी पहली पत्नी थी। इसके बाद उन्होंने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले को जीता, जो कि बीजापुर के अधीन था। उसके बाद 1646 ईस्वी में उन्होंने तोरन के किले को जीता, यह भी बीजापुर के अधीन था। और उसके बाद 1648 ईस्वी में पुरंदर के किले को जीता, और यह किला भी किसके अधीन था? बीजापुर के अधीन था। और 1656 ईस्वी में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई और 1656 ईस्वी में ही उन्होंने जावली को जीता, जो कि मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधीन था। इस जीत से उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इस जीत के जावली से उन्हें उनके राजस्व में दोगुने की वृद्धि हुई। शिवाजी के जीत से परेशान होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। उस समय शिवाजी महाराज जो थे वो प्रतापपुर के किले में अपने सैनिकों के साथ बैठे हुए थे। काफी प्रतीक्षा करने के बाद जब शिवाजी महाराज बाहर नहीं निकले तो अफजल खां ने क्या किया कि अपने दूत कृष्णराव भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। कृष्णराव भास्कर भी मराठा था। कृष्णराव भास्कर शिवाजी के पास पहुंचा और बोला कि शाइस्ता खां आपसे संधि करना चाहता है। तो शिवाजी ने बोला ठीक है मैं मिलूंगा, लेकिन कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा गया।
तो कृष्ण और भास्कर ने इशारे से ही बता दिया कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए शिवाजी तैयार होकर आ रहे थे और जब दोनों की मुलाकात हुई तो अफजल खान ने जैसे ही धोखा करने की कोशिश की, शिवाजी ने कटार से इसे मार दिया और इसकी मृत्यु हो गई। इस जीत से मराठा साम्राज्य और शक्तिशाली हो गया। अब इधर मुगल भी इनसे परेशान हो रहे थे, तो मुगलों ने क्या किया कि 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया और बोला अब कुछ भी हो, हमें मराठों से छुटकारा चाहिए। लेकिन इस बात का पता शिवाजी को पहले से पता चल गया, तो शिवाजी ने क्या किया कि रात्रि में इनके किले पर हमला कर दिया और दोनों के बीच संघर्ष होता है और इनका बेटा फतेह खां इसमें मारा गया। तो इससे अंग्रेज और परेशान हो गए और शाइस्ता खां को बोला कि क्या नालायक, तुझसे इतना छोटा काम भी नहीं होता, और उन्हें वहां से वापस बुला लिया। अब इसी बीच क्या हुआ कि 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ हुआ। 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सूरत को लूटने के कारण औरंगजेब को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अतः उन्होंने क्या किया कि 1665 ईस्वी में आम्बेर के राजा जय सिंह को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। तो जय सिंह ने मुगलों की सेना के साथ मिलकर पुरंदर के किलों को पूरी तरह से घेर लिया। अतः शिवाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा और दोनों के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि की विशेषताओं को अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहली विशेषता थी कि उस समय शिवाजी के पास 35 किले थे, जिसमें से शिवाजी को मुगलों को 23 किले देने पड़े, जिसकी वार्षिक आय जो थी वो 4 लाख खून थी। दूसरी विशेषता को अगर हम समझें तो बीजापुर को जीतने में शिवाजी को मुगलों की मदद करनी पड़ी। तीसरी विशेषता जो थी वो मुगलों के द्वारा शिवाजी को 5000 का मनसब दिया गया, लेकिन शिवाजी जो थे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, अतः वो मनसब उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को दे दिया। अब जय सिंह ने क्या किया, आश्वासन देकर शिवाजी को मुगल के दरबार में ले गए, लेकिन वहां पे औरंगजेब के द्वारा शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जिसके कारण शिवाजी ने अपनी तलवार निकाल ली। होना क्या था, औरंगजेब ने गुस्से में आकर शिवाजी को कैद कर लिया 1666 ईस्वी में। मई 1666 में उन्हें कैद किया जाता है, लेकिन शिवाजी भी कम नहीं थे। वो अगस्त 1666 ईस्वी में भेष बदलकर वहां से भाग गए। वहां से भागने के पश्चात कुछ सालों तक शिवाजी शांत रहे और आगे चलकर 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो उन्होंने अभी तक राज्याभिषेक नहीं कराया था। उन्होंने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भाट के द्वारा कराया। इसके बाद वो कर्नाटक अभियान के लिए निकल गए और 1678 में उन्होंने जिंजीकल के किले को जीता। ध्यान रखना है, यह पूछा जाता है कि शिवाजी का अंतिम विजय कौन था, तो जिंजी का किला। इसके बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब अगर हम मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि कोई भी साम्राज्य तभी शक्तिशाली हो सकता है जब वहाँ की प्रशासनिक स्थिति मजबूत होगी। और किसी भी साम्राज्य के प्रशासन के लिए अर्थात किसी भी राज्य को चलाने के लिए
किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहली जरूरत पड़ती है राजस्व की, उसके बाद जरूरत होती है सेना की, और उसके बाद एक मंत्रिमंडल की जरूरत होती है। और उस समय मराठा साम्राज्य में जो मंत्रिमंडल थी उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान अर्थात 8 लोगों का समूह। तो अगर हम उस समय समझे मराठा साम्राज्य के राजस्व व्यवस्था को, तो 2 तरह के राजस्व लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे। एक होता था चौथ, जो 1/4 होता था भू राजस्व का, अपने पड़ोसी राज्यों से उन पर आक्रमण ना करने के लिए लिया जाता था। दूसरा जो टैक्स था उसका नाम था सरदेशमुखी, जो कि कुल राजस्व का 10% लिया जाता था। अगर हम अब मुगल साम्राज्य की सेना को समझने की कोशिश करें तो उनकी सेना काफी शक्तिशाली थी। उनकी सेना 3 प्रकार की थी। पहली सेना जो थी पागा सेना थी, जिसमें नियमित घुड़सवार हुआ करते थे। और जो दूसरी सेना थी उन्हें सिलहदार सेना कहा जाता था, जिसमें अस्थायी घुड़सवार होते थे, जिनकी नियुक्ति सूबेदारों के द्वारा की जाती थी। और तीसरी जो सेना थी वो पैदल सेना थी। अब अगर हम अष्टप्रधान को देखें तो अष्टप्रधान में जो सबसे मुख्य पद होता था वो पेशवा का होता था, जो कि मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान होते थे। इसके बाद जो अगला पद था वो था अमात्य, जिनका कार्य वित्त मंत्री की तरह होता था। और तीसरे जो थे अष्टमंडल प्रधान में वो शुमान थे, जो विदेश मंत्री की भूमिका में होते थे। और चौथे जो थे उन्हें सरिये नौबत कहा जाता था, जो सेना के प्रधान थे अर्थात सेनापति। और 5वें जो थे वो न्यायाधीश थे, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, न्याय के प्रधान। और 6ठे जो थे वो पंडित राव, ये भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि पंडित राव था धार्मिक प्रधान थे। और उस समय जो पत्र विभाग के प्रधान होते थे उन्हें चिटनिस कहा जाता था। और मुगल साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था भी थी, तो गुप्तचर विभाग के जो प्रधान थे उन्हें वाक्यानिस कहा जाता था। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शिवाजी की बाद की स्थिति को। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।